गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल सिंगरिया से हिंदी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में से कविता है हल चले हम फिदा, कवि है कैफी आज़मी। तो इस कविता के प्रश्न उत्तर में आज आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इस कविता का पूरा सरलार्थ जो है वो समझा दिया है कि कैसे कवि ने बताया है कि एक वीर सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि हम तो इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके जा रहे हैं और अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। ये गीत जो है सन 1961 को भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस पर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। फिल्म हकीकत में इस गीत को गाया गया है। तो ये एक गीत है जो हम कविता कह रहे हैं, कविता है, इसको गीत की तरह गा सकते हैं और ये बड़े ही सुंदर तरीके से गाया गया है। बच्चों, आप जो है कभी सुनना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम गीत सुनते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है। तो हम इसका प्रश्न कर रहे हैं। पहला, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी इतिहास से संबंधित किस बात के लिए ये लिखा गया था? तो जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तब चीन ने भारत पर तिब्बत की तरफ से आक्रमण किया था। तो इस युद्ध में अपने देश की रक्षा करते हुए बहुत से वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, मतलब बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दे दिया था। और तब जो है इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना करके इस गीत को लिखा गया था। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय कहते हैं ना हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है और इसी देश की शान को बनाए रखने के लिए भारतीय वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अब कहते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों के समान ही हमारे देश की शान भी बहुत ऊंची है। जैसे हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची है, बहुत ऊंचाई पे मतलब हिमालय पर्वत है, उसी तरह से हमारे देश की शान भी बहुत ऊंची है। और सैनिकों ने इस देश की शान को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर दिया था। यही था सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? अब इस गीत में धरती और सैनिक इन दोनों को एक प्रेमी और प्रेमिका का रूप दे करके समझाया गया है। ठीक है, अब दुल्हन का है दूल्हा और दुल्हन, धरती और सैनिक। तो जिस प्रकार से कभी देखा होगा आप बच्चों ने, कोई स्वयंवर होता है तो उसमें दुल्हन जो होती है एक लड़की के लिए, जिसके लिए स्वयंवर रखा जाता है, उसे पाने के लिए कई राजा जो लोग जाते हैं, उसमें कंपटीशन होता है, कई बार आपस में युद्ध भी करते हैं उसे पाने के लिए। तो इसी तरह से ये जो दुल्हन है ये हमारे देश की पवित्र भूमि को कहा गया, पवित्र धरती को कहा गया है। तो इसकी रक्षा करने के लिए सैनिकों को भी युद्ध करना पड़ा था, तभी वो जो है अपनी इस दुल्हन की यानी दुल्हन रूपी धरती की, मातृभूमि की रक्षा कर पाए। प्रश्न नंबर 4 है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहते हैं? गीत है ना, गीत हम यदि गाएंगे या सुनेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, वैसे जो है याद नहीं होता। कहते हैं कि गीत में शब्दों और संगीत का सुंदर मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें सुर, लय और ताल का ऐसा आकर्षण है कि वो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है गीत। अब इसमें सुंदर मिश्रण है शब्दों का। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, कर चले हम फिदा जानो तक साथी, इसको गा सकते हैं। ठीक है, तो इसी में जैसे कि ना, खींच दो अपनी से जमी पर
इस तरफ आने पाए न राम कोई, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगी, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसमें देखो शब्दों का, संगीत का कितना सुंदर सम्मिश्रण है। इसको सुर, लय, ताल के साथ कहीं पे सुर ऊंचा जा रहा है, कहीं पे सुर नीचा है, तो इस तरह से हम गा सकते हैं। तो गीत में यही खास बात होती है कि इसमें सुर और ताल लय का इतना सुंदर मतलब मिश्रण हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। अब आप कभी भी कोई गीत सुनोगे तो आप साथ में गुनगुनाने लगते जो आपको अच्छा लगता है, उस गीत को अब हम साथ में ही गुनगुनाने लगते हैं। गीतों में बड़े ही कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सीधे हमारे हृदय पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं गीत में कि हमारे हृदय पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक गीत में अपनी कोमल भावनाओं के रूप का अनुभव करते हैं हम। जैसे गीत जब गाया जाता है या हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय की ये भावनाएं ही हम व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि गीत हमें केवल प्रभावित ही नहीं करते बल्कि वो जीवन भर याद भी रह जाते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 4। तो अब अगला प्रश्न आता है इसका, प्रश्न नंबर 5। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? भारत और चीन के युद्ध के समय जो सैनिक सीमा पर तैनात थे और जो युद्ध भारत देश की रक्षा करते करते जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनके लिए साथियों संबोधन का प्रयोग किया गया है। फिर है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? किस काफिले को, मतलब कि कवि ने सैनिकों के माध्यम से इस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात की है। कि ये नहीं है कि जो सैनिक वहाँ पे तैनात थे, जो युद्ध में अपना बलिदान देकर के चले गए हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है कोई और सैनिक जाए ही ना, ऐसा नहीं है। उनकी जगह और सैनिक जो है वो अपना काफिला लेकर के पहुँच जाते हैं, यानी वहाँ पे और सैनिक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सैनिक जो है, यानी वहाँ जगह खाली नहीं होती, वो रास्ता खाली नहीं होता और सैनिक और पहुँच जाते हैं। तो उस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। अब इसमें वो सैनिक इसीलिए कहता है ना कि मैं अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस संसार से विदा हो रहा हूँ। अब आपकी बारी है, ये देश तुम्हारे हवाले है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। देश पर मर मिटने का यह सिलसिला कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। जब भी देश पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आता है तो सभी देशवासियों को इकट्ठे होकर के उस संकट का मुकाबला करना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि देश पर बलिदान देने का जो ये काफिला है, देश पर बलिदान देने वालों का काफिला निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है कि कैसे सैनिक अपने प्राणों का मोह त्याग करके इस देश की आन बान और शान बचाने के लिए मरने को भी तैयार हो जाता है। इस बात को करता है सर पर कफन बांधना, यानी हमेशा तैयार रहना, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। ठीक है। फिर कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो। प्रतिपाद्य होता है कविता का संक्षेप रूप। अब हम लिख देते हैं कविता का प्रतिपाद्य रूप। ठीक है। फिर हम कई बार ये कह देते हैं कविता से हमें क्या
संदेश मिलता है, संदेश। ठीक है, फिर क्या कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो इस तरह से ये सब किसी भी तरीके से आ जाता है। हमने कविता को संक्षेप में लिखना है कि इसमें मेन बात क्या बताई है। मेन बात इसमें क्या आई है कि एक वीर सैनिक जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश से, इस संसार से विदा हो रहा है, वो अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि ये देश जब तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना, इसकी आन बान और शान को बचाए रखने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, तो इसके लिए तुम तैयार रहना। अपने देश के लिए बलिदान देने का यह काफिला हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, इसे कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और यदि अपने देश की रक्षा करते हुए दुश्मनों या किसी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला करते हुए इस देश को छोड़ना पड़े, यानी इस संसार से जाना पड़े, तो इसके लिए भी हमेशा तैयार रहना और हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। मेन बात जो ये आई है, तो कविता का प्रतिपाद्य है ये होता है बच्चों। आपको कविता का सरलार्थ जो मैंने समझाया, उस कविता का सरलार्थ आपको समझ में आता है तो आप उसको अपनी भाषा में लिख के देखो। एक बार सुनने के बाद पूरा अपने आप लिख के देखो, आपको वैसे ध्यान आता जाएगा कि इस कविता में क्या बताया गया और क्या बताया गया है, तो आप अपने आप लिख दोगे। तो आप जब लिखोगे तो वो विस्तार से नहीं लिखोगे, क्योंकि अपनी भाषा में अपने समझ से लिखोगे, उसको हम संक्षेप रूप दे देते हैं, तो वो जो होता है वही संक्षेप रूप होता है, वो इस कविता का प्रतिपाद्य होता है। और यदि पेपर में प्रश्न आता है फाइनल एग्जाम में, तो ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, किसी भी कविता में से किसी भी कविता का प्रतिपाद्य लिखने के लिए आ जाता है। तो आपको कविता का संक्षेप रूप ही लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इसे याद भी कर लेना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। थैंक यू।